नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड सरकार जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से हर महीने एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है और इसमें इनाम पाने वाले लोगों को तमाम तरह के इनाम देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अक्टूबर और नवंबर महीने के ड्रॉ में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और विजेताओं को इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। और प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यहां बिल्ला इनाम पावर योजना में ही काफी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं और इस बार 64,828 बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत यहां पर आप देखिए 28 करोड़ 50 लाख रुपए का बिल मूल्य मिला है। और प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि सितंबर 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई और लोगों में उत्साह को देखते हुए इस योजना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 1 सितंबर 2022 से बिल लाओ इनाम पाओ जो कि स्कीम हमने शुरू की थी और इस स्कीम का हमने 12वां लकी ड्रॉ आज निकाला है अक्टूबर और नवंबर 2023 का, यानी 2 महीने का। आप जानते हैं कि जब से ये स्कीम हमने लागू की है तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला तो सबसे बड़ी उत्साह की बात यह है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28 करोड़ 50 लाख रुपए का उनका बिल मूल्य अभी हमें मिला है। तो आप समझिए कि जनता में इसका बहुत जनता में उत्साह है और उनके उत्साह और उनकी मांग को देखते हुए हमने इस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया भी है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और तमाम उपभोक्ताओं को जिनको आज हमने 1500 अक्टूबर माह के 1500 नवंबर माह के जिनको आज इनाम मिला है उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और अच्छी बात एक और भी है, इस बीच में जितने भी हमने ड्रॉ निकाले हैं, चूंकि ये पारदर्शी तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, किसी प्रकार की न कोई शिकायत है न किसी प्रकार का कोई ऐसी दिक्कत है। उल्टा इसमें जो उत्साह देखने मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में, मैं इसके लिए सभी उपभोक्ताओं का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ जैसे 31 मार्च 2024 तक के इसको लागू किया है तो इसमें और उत्साह दिखाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं अपने तमाम उपभोक्ताओं को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आइए इस स्कीम का लाभ। तो प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य में यहां अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है वहीं पर आप देखिए काबिज विभिन्न श्रेणियों के लोगों के संबंध में समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। यानी कि जो यहां पर आप देखिए किस तरह से काम होना चाहिए उसको लेकर मंत्री ने बैठक की है। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यहां हर वर्ग के लिए विकास करने की कोशिश की जाएगी और वर्ग के साथ साथ आप देखिए 3 और 4 की भी बात हो रही है। सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिया गया था और नियमितीकरण के कारण लोगों को परेशानी भी हुई, जिसकी समयावधि पूर्ण ये नहीं हो पाया था, लेकिन उसे अब पूर्ण किया जा चुका है, जिसको बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। और मंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणी की जमीनों में संबंध में रखने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और 3 ही यहां जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो इस संबंध में बैठक में जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि रिपोर्ट को समिति के सामने अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणी की जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें हैं जिन पर अवैध रूप से वर्षों से लोग काबिज हैं, उन जमीनों में जो विभिन्न श्रेणी की हैं, काबिज लोगों को क्या विनियमितीकरण किया जा सकता है, इसको लेकर के कमेटी में अध्यक्ष बनी, जिसमें माननीय मंत्री रेखा आर्य जी और सौरभ मोहना जी सदस्य हैं। आज उसकी ये 3री बैठक थी, जिसमें सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव न्याय, अपर सचिव राजस्व सहित कई अधिकारी भी शामिल थे और रेखा आर्य जी भी इस मीटिंग में रही। इसमें
एक दो चीज़ों में प्रथम एक चर्चा ये हुई है कि जो वर्ग 3 को और वर्ग 4 की जो जमीनें हैं, जिस पर पूर्व में सरकारों द्वारा निर्णय लिया जा चुका था नियमितीकरण का, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। तो समय अवधि बढ़ाने के बारे में एक तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए और उसका मैकेनिज्म क्या हो, उसको लेकर के चर्चा हुई और इसके संबंध में एक अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट में प्रस्तुत कर दी जाएगी, ताकि इस पर नियमित इसको रिन्यूअल इसका होना है, आगे बढ़ना है, ये सबका साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, इस पर कैबिनेट निर्णय ले सके। इसके अलावा जो अन्य श्रेणियों की जमीन है, उसके लिए जिलाधिकारियों को सूचना मांगी गई थी। अभी 3 जनवरी में सूचना आई है, तो आज उनको एक रिमाइंडर और भेजने का निर्णय लिया गया। इसमें ये सूचना अगर अगली मीटिंग तक नहीं आई तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे जिलाधिकारियों से सीधे संपर्क करने के बाद तत्काल इस रिपोर्ट को भेजने का उससे वो निर्देश समिति द्वारा दिया जाएगा। और जब सारी श्रेणियों की जमीनों की जानकारी समिति के समक्ष आ जाएगी और कितने लोग काबिज हैं, उसके बाद इस पर अगली चर्चा होगी। लेकिन हमारे कुल मिला के सरकार का ये जो सोच है वो ये सोच है कि जिस तरह वर्षों से लोग काबिज चले आ रहे हैं, किस तरह उनको जो है नियमित करने के बाद ताकि उनको भी अधिकार मिल सके कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकें, वो लोन ले सकें। और अगर ऐसा अतिक्रमण है जिसको भी रेगुलाइज नहीं किया सकता, उनको सरकार खाली कराए। इसी को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के दावों पर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि सरकार 2021 को लेकर बयानबाजी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने ये कह दिया है कि यूसीसी को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठा दिए। जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया, तब से लगातार 2021 से यूसीसी की बात कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है, इसको अभी तक सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। न सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट पर कोई अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई है, और क्या ये लाना चाहते हैं, क्या इनके ड्राफ्ट में है, क्या इनकी मंशा है, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं, कस्टम है, कल्चर है, कानून है। कुमाऊं का अलग कानून है, गढ़वाल का कुछ एरिया का अलग कानून है, कुछ ब्रिटिश कानून से गवर्न होते हैं, जनजातियों के अपने स्थानीय रूल्स और रेगुलेशन हैं। उसमें क्या होगा, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से यूसीसी के मामले पर एक राजनीतिक एजेंडा रहा। राजनीतिक उद्देश्य के तहत यूसीसी की बात करते हैं और देखते हैं ये क्या लाते हैं, क्या इनका ड्राफ्ट आता है। अगर ये सत्र बुलाएंगे तो सदन में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के विधायक यूसीसी के ऊपर अपने विचार रखेंगे। प्रदेश भाजपा ने संसद में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस मामले को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना अंजाम देने वाले देशद्रोही हैं। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि इस घटना की साजिश के पीछे जो कोई भी है, उनसे किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। संसद की जो घटना हुई है निश्चित रूप से चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी घटना है। इस घटना के जो भी आरोपी थे उन चारों लोगों को पकड़ दिया गया है, पुलिस हिरासत में है, उनके साथ गहन जांच पड़ताल चल रही है। जांच के उपरांत उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी रक्षा मंत्री जी का भी बयान इसमें आया है। संसद के माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच एजेंसियों का कार्य है कि वो जांच करेंगी कैसे वो लोग आए हैं, किस तरीके से उनकी तैयारियां थी।
उनकी जो भी ये गतिविधियां हैं क्या राष्ट्र विरोधी मानी जाएंगी, और ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो वर्तमान में दूर में जाम का सबसे बड़ा स्पॉट यहां आड़त बाजार है और बीते कई सालों से इसकी शिफ्टिंग का काम पूरी तरह से करने की बात कही जा रही है। योजना का काम पूरी तरह से चल रहा है। हालांकि अब जाकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने आड़त बाजार की शिफ्टिंग की दिशा में मजबूत कदम उठा दिया है। नए स्थल पर आड़त बाजार के विकास के लिए एमडीडीए ने टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल संचालन के बाद यहां एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने आड़त बाजार की शिफ्टिंग का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। नए स्थल पर आड़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए करीब 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चाहते हैं कि शहर के इस सबसे बड़े जो आप देखिए बॉटलिंग है इलाका और इसको शीघ्र व्यवस्थित और पूरी प्लानिंग के साथ दूर किया जाए। यानी कि जाम जैसी स्थिति जब यहां पर हो जाती है तो लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इसके लिए आड़त बाजार को नए स्थल पर शिफ्ट करने के लिए यहां उसके साथ ही सहारनपुर चौक से लेकर तहसील चौक तक सड़क के 1.25 किलोमीटर भाग को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। और एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के मुताबिक यहां आड़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रतिष्ठानों का सर्वे कराया गया है और योजना के तहत आड़त बाजार शिफ्टिंग में 55 भवन आड़तियों से संबंधित जबकि 301 भवन सड़क चौड़ीकरण के आंशिक रूप से प्रभावित इसकी वजह से जरूर होंगे। जिस पर आप देखिए अब किस तरह से यहाँ पर काम होगा आड़त बाजार को लेकर, ये देखने वाली बात है। देखिए आड़त बाजार को एक लेकर के जो बाटल नेक बना हुआ है और बार बार हमें जाम लगता है, उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए जो है ब्राह्मणवाला में ज़मीन हस्तांतरित हुई थी, तो वहाँ पर भूखंड विकसित करने के लिए जितनी स्थापनात्मक सुविधाएं हैं उनको विकसित करने के लिए हम लोगों ने कल निविदा आमंत्रित किया है। और ये पूरा कंप्लीट जो डेवलप करेंगे और प्लाट जो देंगे उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग डिमोलिशन करेंगे। उसमें विकल्प दिया हुआ है, अगर कोई प्लाट के बदले पैसा चाह रहा है तो उसको जो हमारा एक्विजिशन होता है उसके रेट से उनको भुगतान करेंगे और भुगतान करके फिर इसको चौड़ी करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। पास कोई अधिकृत रूप से ऐसी कोई 20 तारीख की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमने अखबार के माध्यम से ही पता चला है। हमारी बहुत दिनों से एक डिमांड प्राधिकरण से चली आ रही है कि हमें ये बताया जाए कि जो देहरादून में आड़त बाजार नया जगह बनाया जाएगा और जो पुरानी जगह ली जाएगी लोगों से, व्यापारियों से सड़क चौड़ीकरण के लिए, उनके क्या क्या रेट होंगे जो प्राधिकरण द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमने आज भी शायद जाने का हमारा विचार था हम एमडीडीए में मिलने के लिए, पर उपाध्यक्ष जी महोदय बाहर गए हुए हैं और जब वो आएंगे उनसे मिलेंगे और उनसे मेन विषय है कि यहाँ का कंपनसेशन क्या दिया जाएगा और वहाँ जमीन किस रेट पे दी जाएगी। उसी हिसाब से व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और अपनी जरूरत को देखते हुए वहाँ प्लॉट की डिमांड करेंगे। तो वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और साथ ही परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रमों का पूरी तरह से संचालित नहीं किया जा सका है और घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए जो फ्रीज जोन है उसे घोषित किया गया है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है कि फ्रीज जोन इसे यहाँ पर घोषित होना चाहिए और इसके साथ ही 23 सितंबर के साथ ही आप देखिए आरटीए में होने वाली बैठक किस तरह से इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये पाबंदी लागू हो जाएगी। देखिए ऐसा एक प्रस्ताव हमारे आरटीए की बैठक जो 23 दिसंबर को होने जा रही है उसके अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिसके अंतर्गत जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे वाहन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हैं और इलीगली इस क्षेत्र में चल रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों को और स्टेज कैरेज की बसों के लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए।
मंडलायुक्त दीपक रावत ने यहां बाजपुर का दौरा किया है। दीपक रावत यहां पर पहुंचे हैं, तो दीपक रावत ने किस तरह से काम किया है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्होंने नमामि गंगे योजना अंतर्गत बन रहे 10 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाए जाने पर मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाने के अधीक्षक जो अभियंता हैं मृदुला सिंह, उन्हें निर्देश दे दिया है। उन्होंने गुणवत्ता परीक्षण और इसके साथ ही पानी में रखे गए कंक्रीट निर्मित और क्यूब मिट्टी में दबे होने पर भी सख्त नाराजगी यहां पर जताई है। तो मंडलायुक्त ने अपने सामने ही JCB से मिट्टी हटवाकर क्यूब को देखकर यहां आप देखिए किस तरह से क्यूब के परीक्षण आदि के बारे में विस्तार से रजिस्टर से मिलान किया है। और मंडलायुक्त ने पानी से अलग रखे हुए क्यूब की अपने सामने गुणवत्ता परीक्षण कराया, जिसमें सभी चिन्हित क्यूब गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गए। और मंडलायुक्त ने पानी में रखे गए सभी क्यूब का जो GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से वहां से निर्देश भी दिए गए। और उन्होंने अपनी कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा सही प्रकार से व साइंटिफिक जवाब न देने पर कंपनी के इंजीनियर की डिग्री एवं डिप्लोमा की भी जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रोडक्ट्स पर कार्य कर रहे कंपनी के इंजीनियर्स की डिग्री और डिप्लोमा की छाया प्रतियां और निर्माणाधीन साइट्स पर रखवाने के लिए यहां पर निर्देश दिए हैं। जो स्थानीय नाले जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके फिर गंगा जी में मिलेंगे, उनको टैप करने का काम है और उसको टैप करके इंटरसेप्ट करके फिर STP में ले जाने का काम है। STP में जब ये दूषित पानी ट्रीट हो जाएगा उसके बाद इसे वापस फिर रिवर में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे जो काम है उधम सिंह नगर में बहुत सारे वर्क्स हैं, ऐसे कोसी पे भी हैं, कुछ गौला पे भी इस तरह के काम होने हैं। तो उनको मैं यहाँ पे देखने आया था। और ये वाला जो काम है ये बाजपुर में है, यहाँ पे एक लोकल नाला है उसको टैप किया जा रहा है। इसमें जो डेडलाइन है वो मार्च तक पूरा करने की है, तो डेडलाइन के हिसाब से आपका काम ठीक चल रहा है। केवल जिस तरीके से सैंपल्स को रखना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, वो व्यवस्था मुझे लगता है कि एज पर बुक्स नहीं है। सेकेंडली एक आध सैंपल मैंने अपने सामने टेस्ट कराए, जिस आप लोग का कहना है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने निकाले थे, तो वो तो इसमें जो मैंने अपने सामने टेस्ट कराया उसमें पास नहीं हुए हैं। लेकिन आप लोग एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से भी टेस्ट कराते हैं, पंतनगर से भी कराते हैं। तो अभी आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो सैंपल्स यहाँ पे भी बचे हुए हैं उन सबको ये निकाल लें। देहरादून राजपुर रोड पर स्थित यहां लेमन चिली रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और इस घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर आग को फैलने से रोक दिया है। और इस अवसर पर अग्निशम अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि किस कारण यहां पर ये लगी है, यानी आग किस कारण लगी है, फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग की इस घटना में किसी भी व्यक्ति को जानी नुकसान फिलहाल या फिर कोई क्षति नहीं पहुंची है। जिस प्रकार हमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे 2 मोटर फायर इंजन तत्काल आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन से रवाना हो गए थे और आग को चारों तरफ से घेर के उसको जो है पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, बाकी जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसा हमारे सामने कोई प्रकरण नहीं आया है कि कोई गंभीर रूप से घायल हुआ हो या जला हो या कोई कैजुअलिटी हुई हो, इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। साहिया के ही यहां अलसी गांव में हाथी नृत्य और दातनू गांव में हिरण नृत्य के साथ ही यहां बूढ़ी दीपावली का समापन हुआ है। इन दोनों गांव में बूढ़ी दीपावली के समापन समारोह में इन नृत्य के अलावा यहां पर आप देखिए अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हारूल नृत्य पर महिलाएं व पुरुष भी जमकर नाचे हैं। करीब 5 साल बाद यहां अलसी गांव में 4 महासु देवता हैं, उनके नाम पर बनाए गए हाथी के ऊपर गांव के जो सयाना कुंदन सिंह बिष्ट हैं उनको बिठाकर नृत्य कराया गया। वहीं बैंड बाजे के साथ गांव की खुशहाली एवं सुख शांति के लिए यहां पर कामना भी की गई। हमारी बहुत सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों के लिए?
बस ये है कि हमारे यहाँ भी परंपरा है, तो काफी पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। और जो ये आज का जैसे कहीं कुछ चीज बनती, कहीं कुछ चीज बनती, तो हमारे सब जो महाराज हैं उनको उपलब्धि में सारी चीजें। तो लक्सर पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ पत्थरबाजी व फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया था। इन आरोपियों की फायरिंग से गांव बहादुरपुर का एक युवक घायल हुआ था और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने यहां मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सिख समुदाय और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आगामी 18 दिसंबर को रुद्रपुर में यहां युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिन्होंने किस तरह से काम करना है या क्या उनकी मांगे हैं उसे लेकर बात होगी और उसके साथ ही भाजपा सिख कार्यकर्ता किसान भाइयों ने यहां पर विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, इस पर भी मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य युवा सिखों को यहां भाजपा से जोड़ना और सिख समुदाय की समस्याओं को दूर करना है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को सिख समुदाय के इस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भाग लेने की अपील की। तो खानपुर विधायक द्वारा यहां पर आप देखिए हरिद्वार में 121 लड़कियों की शादी करवाने की कवायद शुरू की गई और जेसीपी पार्टी की तरफ से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भावना पांडे हैं, उन्होंने इन शादियों पर सवाल उठा दिए। भावना पांडे ने दावा किया है कि ये फेक शादियां हैं। उन्होंने कहा कि 121 शादियों में केवल 7 से ही 10 शादियां यहां पर असली हुई हैं। 7 से या 10 शादियों की वो बात कर रहे हैं, बाकी सब फेक शादियां बता रही हैं। उन्होंने कहा कि अन्य सब किराए के लोग बुलाए जाते हैं और जनता व मीडिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। वहीं यहां पर उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर विधायक उमेश कुमार इन शादियों को सच साबित कर दें तो वे लोकसभा का चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। उसके साथ ही बताते चले कि 5 वर्ष पूर्व यहां जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को ही एटीएम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एसटीएम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में कुछ समय पहले पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती नजर आई, जबकि अन्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि पुलिस को 5 वर्षों तक आरोपियों की धरपकड़ में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी और 5 साल बाद अब जाकर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल कर दिया गया है, जिनमें से एक आरोपी को 15 दिन पूर्व बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था और साधु बनकर एक मंदिर में ये रह रहा था। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा आरोपी है उसे हरिद्वार की रानीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। देखिए, रानीपुर जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था, इसको लगभग 15 दिन पूर्व एसटीएफ की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था उसको भी पकड़ने में एसटीएफ की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है और कल देर रात को हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और लगभग पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहा है। देखिए, रानीपुर जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा रुड़की के ही यहाँ डीएवी कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दिनों में ही किस तरह से अज्ञात द्वारा इसमें पाइप डालने के लिए ड्रिलिंग का काम किया गया है। तो सड़क को खोदे जाने के चलते ही कई समाज सेवकों ने इसका विरोध किया है। इन लोगों के अनुसार इस तरह का काम जनता के पैसों की बर्बादी है। इसके साथ ही उन्होंने सड़क के निर्माण में उचित सामग्री का इस्तेमाल न करने का भी आरोप लगा दिया।
बनाई गई है। आप देख रहे होंगे सफ़ेदा अभी पड़ा हुआ है और कल उधर का पार्ट बना, आधा जो पार्ट बना था ये वाला परसों शाम बना था, जिसमें कि कल शाम ही ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। जब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी तो सड़क नहीं बननी चाहिए थी। जब पाइप बिछ रहे हैं, किसी भी कंपनी के बिछ रहे हैं, तो ये जो जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है, आप देखिएगा सड़क बनी है 18-20 घंटे भी नहीं हुए थे, 20 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क को तोड़ने का काम शुरू हो चुका। यानी कि इस प्रकार से सरकार की कार्यशैली चल रही है कि जनता के पैसे की जो बंदरबाट है वो चल रही है। कौन से विभाग ने सड़क बनाई थी और कौन सा विभाग ये कार्य कर रहा है? ये जो विभाग है लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनाई गई है, और इसमें जब सड़क बन रही थी तो हमारे जो विधायक जी हैं उनके पीए साहब खड़े हुए थे यहाँ पर। एक तो जो सड़क सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार सड़क जो है तोड़कर बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहीं पर तो आधा इंची माल चढ़ाया, कहीं कुछ चढ़ाया, और कई जगह सड़क पुरानी सड़क ही दिख रही है ना। साथ में वो सड़क इस तरीके से बनाई गई कि मैंने कहा कि कोई भी सड़क, अभी 20 दिन पहले तो इसमें इंटरलॉकिंग कराई गई थी सड़क पर जहाँ गड्ढे थे, और कोई भी सड़क कम से कम 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है, उसके बाद में ड्रिलिंग हो जाती है, अक्सर देखा होगा। लेकिन इस सड़क ने तो ऐसा रिकॉर्ड कायम करा, मेरे ख्याल से भी रिकॉर्ड कायम हो गया। हमारी मांग आपके चैनल के द्वारा ये है कि आप इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दें इस सड़क को, ताकि ये एक इतिहास लिखा जा सके कि भाई एक सड़क ऐसी बनी थी कि जो 24 घंटे के अंदर अंदर तोड़नी शुरू कर दी गई थी। 3 दिन पहले बनी नहीं, और परसों शाम बनी, और कल इसमें खड्डे जो है हो गए। वो देख के अच्छा, लड़के जैसे स्कूटर चलाते हैं और ब्रेक लगा रहे हैं तो पपड़ी भी साथ में आ रही है। तो हमें ऐसा लगता है ये सड़क बनी है रात में और टूटी मिली प्रभात में। सड़क बनी जो रात में, टूटी मिली प्रभात में, जब जैसे ही ब्रेक लग रहे और छिलके आ रहे साथ में, और 12 रुपये का काम हुआ है, उसके बिल लग रहे 60 में। ऐसी ये सड़क बनी, घटिया, बेकार और बहुत ही घटिया सड़क बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो है अपने आप को देशभक्त बताती है, पर यहाँ काम कहीं ऐसा नहीं दिखता कोई देशभक्ति वाला है। सिर्फ लूट वाला है, लूट खसोट वाला है। जनता का पैसा है, लूट रहे हैं, बंदरबाट हो रही है, ऐसा लग रहा है। किसी विभाग ने बनाई है सड़क? ये PWD विभाग ने बनाई है जो सड़क जो है। और सड़क, एक चीज़ और है, सड़क बनाने का एक तरीका होता है। सड़क के बीचों बीच पानी भर रहा है, पानी भरेगा, सड़क फिर से टूटेगी, फिर वो काम होगा, यहाँ फिर खड्डे होंगे। लगातार पूरा शहर खड्डों के उसमें है, हर कोई खड्डों में चल रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।